तो वो परिश्रम निश्चित रूप से परिणाम देता है। कई बार निर्णय में समय लग जाता है, कई बार निर्णय जल्दी हो जाते हैं, ये भी पक्षकार का नसीब है। इसलिए एक तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि भाई आपका मुकदमे का फैसला कितने दिनों में, एक हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपके मुकदमे में निर्णय क्या होगा, क्योंकि निर्णय तो जज करेंगे। अब इन तिलों में तेल है नहीं, इसलिए पैसों के लिए तो आप किसी को कहना मत, मुकदमे आप लड़ लो, नहीं तो मेरे को गालियां निकालेंगे कि भाई एक चला गया और हमको छोड़ के गया। कोर्ट में पता कराया कि भाई अमृतलाल जी के बारे में बताओ। एक बात तय है कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते। हम तो भगवान में विश्वास करने वाले हैं। मेरे प्रकरणों में 70% से अधिक मेरे अनुकूल निर्णय रहे, तो उसमें 70% से अधिक मुकदमों में कभी फीस तय नहीं की। पक्षकार ने कहा भाई तुम जितनी दे सको उतनी दे देना। महाराणा कुंभा की हत्या उनके बेटे ने की, क्योंकि उसे राजा बनना था, तो राणा तो वो बनता ही उनके बाद, लेकिन धीरज नहीं था। इसलिए पैसा है ये सब सुख नहीं देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमने सीखा है, कई सारे प्रचारक है, उनकी क्या जाति है आज तक हमको पता नहीं। बाड़मेर एमएलए चुनाव में कितने पैसे खर्च होते हैं? कम से कम 5 करोड़। कई वर्षों तक कुल्लड़ी में गुड़ गालने की जो मारवाड़ी में कहावत है नहीं, वो प्रवृत्ति रही। इसलिए क्या कि संगठन की दृष्टि से भाजपा विस्तार नहीं कर पाई। कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की तुलना में नैतिक स्तर पर अभी भी बहुत अच्छे स्तर पे है। अभी इस्तीफा हुआ आपके शिक्षा मंत्री का देश में, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, मैं भी स्वीकार करता हूँ, आपको भी स्वीकार करनी है। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका कोई प्रत्यक्ष रोल रहा हो या प्रत्यक्ष इस जो परीक्षा प्रणाली है उस पर सीधा मंत्री का नियंत्रण रहता भी नहीं है। कहा कि मंदिर जितने ट्रस्ट है वो परिवार के हिसाब से चलाने चाहिए। अच्छा, कॉर्पोरेट हिसाब से चलाओगे तो उसके परिणाम ऐसे हो सकते हैं। राम के नाम पर खूब प्रचार करा बीजेपी ने, वो कह रहे हैं। बीजेपी की राजनीतिक रैलियों में जय श्री राम का नारा लगता है। नहीं, जय श्री राम का नारा तो लगा, वहाँ अल्लाह अकबर लगता है। अगर आप नेहरू जी की जय बोल सकते हो, राम की जय श्री राम बोलने से क्या आपत्ति है? नमस्कार, नमस्कार। टीजीएस में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बाड़मेर के बहुत विद्वान और बहुत बड़े वकील, जिनका एडवोकेट कैरियर 43 साल का है और बहुत बड़े ट्रस्टी भी रहे हैं नाकोड़ा ट्रस्ट के। 7 साल इनका अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है, कई साल तक मेंबर रहे हैं। एक ऐसे समाज सेवी है जिन्होंने बाड़मेर के लिए बहुत कुछ किया है। आजादी की बात करें, उसके बाद राम मंदिर की बात करें, तमाम तथ्यों पर बात करेंगे। इस देश की कानून व्यवस्था कैसे चल रही है और खासकर राजस्थान में वकालत का स्तर अब कैसा रहा है, पहले कैसा था, इस पर बात करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आज अमृतलाल जैन का, जिनका बाड़मेर की बार एसोसिएशन में बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत अच्छी पैठ है। वकील साहब आज हमारे स्टूडियो में, बात करेंगे इनसे तमाम जीवन से जुड़ी हुई भी। तो मैं आप सबकी आज्ञा से वकील साहब का अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए हम आपका फिर से आभार व्यक्त करते हैं। और शुरुआत में यहीं से करूंगा कि आपका जीवन के बारे में थोड़ा बताइए कि आप वकील कैसे बने। मैं यहाँ बाड़मेर से 83 किलोमीटर हरसाणी गांव है मेरा जी, वहाँ 8वीं पास की मैंने। अच्छा, तो मैं जब जन्मा तो हमारा परिवार बहुत उस पूरे एरिया में लगभग 150 गाँव में बहुत अच्छा संपन्न परिवार था। अच्छा, मेरे पूर्वजों को यूं भगवान की तरफ पूजते लोग अच्छा, और गीत गाते हैं उनके, जी जी तो इस स्तर का परिवार था। जी, लेकिन मैं जब यहाँ आया बाड़मेर, हम्म, 8वीं तक स्कूल थी, 11वीं पास की मैंने परीक्षा दी। जी, अंतिम परीक्षा के दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा, मेरे पिताजी का मनी लैंडिंग का व्यवसाय था, जी उसमें भी उनकी बहुत ही पैठ से काम किया, उन्होंने ईमानदारी से काम किया जी, और बहुत न्याय से काम किया। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य से उनका जो स्वर्गवास हुआ उसके बाद में हमारी सारी की सारी जो उधारी है वो डूब गई। अच्छा, सारा पैसा डूब गया। सारा पैसा डूब गया और मैं एक समझो कि भाई मेरे 2 महीने का खर्चा कैसे चलेगा, ये स्थिति थी। तो आपके पास उनका तो हिसाब किताब नहीं था या फिर कैसे डूब गया वो पैसा? डूब ऐसे गया कि 2-3 साल काढ़ पड़ गए। अच्छा, फिर मेरा पैसा ये बॉर्डर पे मोटे तौर पे मुसलमानों में ज्यादा था, जी, कुछ पैसा बहुत पुराना था हम्म, जो लोग कहते दे देंगे करके, और कुछ पैसा इसलिए भी डूबा कि मेरे पिताजी चले गए। मैं छोटा था उम्र में, 14 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा, तो उन्होंने कहा इस बच्चे को पता ही नहीं है। हम्म, जैसे एक मेरे बहुत ही ईमान वाला मुस्लिम था, हम्म, डेथ हो गई उसकी, जी, और नमाज पढ़ता था 5 समय, हम्म, और हिंदुओं के यहाँ पानी नहीं पीता था। उसने कहा अच्छा, मेरे असूल का पक्का हूँ, मैं हाँ, हिंदू का पानी भी नहीं पीता। अच्छा, हमारे घर का भी वो पानी नहीं पीता था। उसके पैसे ले गया, हम्म, उसके पैसे दिए हुए मेरी जानकारी में थे। अच्छा, जब मैंने उससे बात की, उसने कहा मैंने तो सेठों को पैसे दे दिए, मेरे पैसे है ही नहीं बाकी। हम्म, तो ऐसी सारी स्थितियां थी। हम्म, उस स्थिति में मैंने कहा अब ये गांव में चक्कर लगाऊं तो न तो मैं पढ़ पाऊंगा, न आगे बढ़ पाऊंगा, और वहीं का वहीं बैठा रहूंगा। और ये जो
3-4 साल में एक आध जमाना आता है। अभी तो स्थितियां सुधरी है, अच्छा। पहले तो बहुत खराब हालत थी। हम्म। 3-4 साल में एक जमाना आवे तब तो खर्चा भी निकलना मुश्किल हो जाएगा, हम्म। और मैं वहां रह के करूंगा क्या। अच्छा। तब फिर मैंने आगे पढ़ने की सोची। हम्म। कॉलेज मैंने की, बाड़मेर से? ग्रेजुएशन बाड़मेर से की। अच्छा। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने कहा अभी क्या करें, व्यवसायिक दृष्टि से मैंने बैंक में नौकरी की 80 दिन, अच्छा। आदर्श विद्या मंदिर में 7-8 महीने पढ़ाया। अच्छा। लेकिन अंतिम स्थिति में ये कि भाई नौकरी मेरे से हुई नहीं, अच्छा। कि मुझे उस समय भी 20-25 हजार रुपये महीने की सैलरी पर मुझे ऑफर था हाँ। बम्बई जाने का। अच्छा, उस समय? उस समय 1900 और मैं 80 की बात करूं, अच्छा। 80 79 80 की। जी। उस समय 20 हजार रुपये बहुत होते थे। हाँ, बहुत बड़ी रकम थी अगर मैं 20 साल अगर पहले। वहां चला गया तो आज मैं बहुत बड़ा वहाँ उद्योगपति बन जाता। अच्छा। लेकिन मेरी माँ थी पीछे, हाँ। मेरी बहनों की शादी हो गई, मैं अकेला ही था। अच्छा। बाकी परिवार में जो थे हम्म। उनका कोई सहयोग नहीं था। अच्छा। इन्होंने माँ को छोड़ के कहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई अपन LLB कर लेते हैं। ये आपको किसी ने आइडिया दिया कि अमृतलाल जी आप वकील बन जाएं, या आपके मेरे स्वतः ही ये विचार आया? मेरे विचार इसलिए आए कि मेरे यहाँ बाड़मेर में भी प्रॉपर्टियां बहुत थी, अच्छा। उसमें लिटिगेशन बहुत हुए, अच्छा। और मुकदमे लड़ने के बाद में एक मुकदमा ये कृष्णा स्टूडियो वाला था, हम्म। जो किराए हमारे दिया हुआ था, और उन्होंने वो दबा दी। अच्छा। मुकदमा हमने किया, मुकदमे में उन्होंने ये इनके प्रकरण अपने पक्ष में फैसला करा लिया। ठीक बात है। उस मुकदमे में कोई अपील करनी थी, और जोधपुर में लेखराज जी मेहता वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनके पास जाना था। मेरे चाचा जी थे, उनको कहा कि भाई उनको ले आओ आप, उनके हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। अच्छा। तो उनकी वो संपत्ति मेरे हिस्से में दी हुई थी, मेरे पिताजी के। जी। उनके हस्ताक्षर करवाने के लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ी, हम्म। उसे मैं थक गया। मैंने कहा ये प्रॉपर्टी वाला मामला जमता नहीं अपने। अच्छा। और वो जो मैंने मुकदमे की उसकी पैरवी की, उसके मुकदमे में मैंने चक्कर लगाए, हम्म। तो मैंने सुल्तान मलजी जैन जैसे वकीलों को देखा। अच्छा। तो सुल्तान मलजी जैन दिवंगत हो गए, नगर पालिका के 3 बार चेयरमैन रहे, हम्म। और वो आदर्श अधिवक्ता थे बाड़मेर में। उनके जैसा अच्छा इंटेलिजेंट ऐसा अधिवक्ता था नहीं। अच्छा। हमारे जोधपुर में कहते हैं कि बाड़ राजस्थान पूरे में सुल्तान मलजी जैसी कोई ड्राफ्ट नहीं करता दावा, अच्छा। इतने इस स्तर के थे। अच्छा। तो उनको देख कर मुझे लगा भी वकालत का प्रोफेशन भी भेजा नहीं है। हम्म। तो मैंने वकालत पास कर ली। अच्छा। उसके अलावा मेरे पास विकल्प था नहीं, बनिए की दुकान में मैं नौकरी नहीं कर पा रहा था, अच्छा। वो मेरे स्वभाव में नहीं। जी। कि उनके यहाँ लगाओ और झाड़ू लगाओ, हाँ। दुकान पे काम करो ये, और उनकी सुनो, हाँ। ये मेरे स्वभाव में नहीं था। तो मेरी माँ ने भी कहा तुम पढ़ ले, जैसा होगा देखा जाएगा। अच्छा। तो मैंने वकालत पास करके मैं जोधपुर गया। हम्म। मेरी इच्छा में हाई कोर्ट का वकील बनेंगे। अच्छा। तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय क्षेत्रीय प्रचारक थे किशन चंद्र जी भार्गव, हम्म। कृष्ण चंद्र जी भार्गव थे, भैया जी कहते थे। जी। वो बहुत ही सुलझे हुए भी थे। उनके पास गया, उनका कैसे आए बेटा, मैंने कहा मुझे वकालत करनी है, जोधपुर में करनी है। तो सूरज नारायण जी डीडवाणिया करके वहाँ अतिरिक्त जज थे हाई कोर्ट में, वो उस समय रिटायर हुए वहां से। अच्छा। तो उनसे मिलाया, तो उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पहचान बनाने में तुमको बहुत समय लगेगा, हम्म। इतना समय तुम दे पाओ ये संभव नहीं है। फिर भैया जी का एक ये कहना था कि भाई हमारे वैचारिक पृष्ठभूमि के बाड़मेर में अधिवक्ता है भी नहीं, हम्म। इसलिए हमारी ये सलाह है कि तुम बाड़मेर में वकालत करो। अच्छा। इस कारण से मैं बाड़मेर वकालत में आ गया। फिर मैं रमेश जी मंगल के साथ रहा 7-8 महीने तक, 8-9 महीने तक। उसके बाद मैंने अपना प्रारंभ किया। तो शुरुआत में काम तो कम आया, हम्म। तो कन्हैयालाल जी ने मुझे ऑफर दी कि भाई आप मेरे साथ आओ। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरे तो मुश्किल बैठता नहीं है। हम्म। कन्हैयालाल जी भी थोड़े उग्र स्वभाव के थे, अच्छा। और मेरी सहन शक्ति कमजोर थी। अच्छा। तो मैंने कहा अपने बैठेगा नहीं। हाँ। तो कन्हैयालाल जी ने कहा भाई मैं तुमको जूनियर नहीं, बराबरी का सहयोगी मान के ट्रीट करूंगा। मेरे गांव के पास के भी थे, अच्छा। ये मेवारम जी के भाई थे। हम्म। तो उन्होंने कहा मेरे साथ आ जाओ, तो मैं 6 साल उनके साथ रहा। अच्छा। तो संयोग से साल भर बाद उन्होंने लगभग सारा काम मुझ पे छोड़ दिया। अच्छा। तो उनके पास कुछ मुकदमे थे, तो उन मुकदमों लड़ने से मुझे मेहनत करने की प्रेरणा मिली। उस समय के जो जज थे वो भी जूनियर के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। वो कहते अच्छा। तुम पढ़ के आओ, अच्छा। फैक्ट तुम बताना, कानून हम लागू कर देंगे। बाकी अच्छा। तुम्हारे बॉस आएंगे तो भी मैं फैसला तुम्हारे हक में करूं जरूरी नहीं है, हाँ। कानून से ही करूंगा। अच्छा। तो उनसी प्रेरणा मिली। कुछ ऐसे केस थे जो उनसे नहीं हुए कन्हैयालाल जी से, और मैंने कर दिए। अच्छा। उससे फिर क्या वकालत में चार्म पैदा हो गया।
अच्छा। ये प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन भी है, और जब किसी पीड़ित को हम राहत पहुंचाते हैं तो मन में बहुत ही संतोष होता है। हम्म। अगर कोई सीनियर अधिवक्ता कभी काम नहीं कर पाया और मैंने वो काम कर दिया, तो उसकी जो प्रसन्नता है और उसका जो आत्मिक संतोष है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा। तो ऐसे मैंने कई सारे काम कर दिए। अच्छा। तो एक काम मैंने किया, वाहन छुड़वाना था। अच्छा। तो मेरे जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे कन्हैयालाल जी, उन्होंने आवेदन पेश किया, वो आवेदन खारिज हो गया बाड़मेर में। बाड़मेर में। जी। तो एडीजे में पेश किया, वहां भी खारिज कर दिया। हम्म। वहां उन्होंने मुझे बुला के कहा, भाई कैसे पेश किया? मैंने कहा बॉस को पूछे थे, मुझे तो पता नहीं। तो ये यहाँ लाई नहीं होता है, होगी नहीं, यहाँ मेंटेनेबल नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो भाई खारिज कर दो। हम्म। मेरे वो मित्र थे पक्षकार। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि गाड़ी अगर नहीं छूटी तो मैं तो डूब जाऊंगा, मेरे तो कई सारे वाहनों पर ऋण किए हुए, मैं तो मर जाऊंगा। और मेरे उस जमाने के ये 82-83 की बात, 85-86 की, अच्छा। कि मेरे 35-40 लाख रुपए दिए हुए सब डूब जाएंगे, वाहनों पे मेरा फाइनेंस का काम है। तो मैंने 2 दिन तक मेहनत की, खूब सारी किताबें, पुराने हाई कोर्ट के फैसले ये देखे। अच्छा। फिर मैंने मुंसिफ कोर्ट, मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ ही आवेदन लगा कर वो वाहन छुड़वा दिया। तो मेरे जो वरिष्ठ अधिवक्ता, उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। अच्छा। तो जो पक्षकार था उसने लगा ये किसने कराया? तो कि अमृत जी ने कराया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कि आदेश पढ़ो। तो उन्होंने कहा भाई ये करा सकता है, ये परफेक्ट आदमी है। तो ऐसे कुछ केस ऐसे हुए जिसके कारण क्या है कि हिम्मत बंधी मेरी। तो योग ऐसा बैठा कि मुझे पहला मुकदमा, अच्छा मुकदमा लड़ने का मौका सुल्तान मल जी के सामने पड़ा। अच्छा। हाँ, उस मुकदमे में मैं जीत गया। अच्छा। एक मुकदमा था, विवाद था, तो उसमें एडीजे कोर्ट में सोनराज जी कोठारी रिटायर्ड जज है, वो आते थे। मुंसिफ कोर्ट में उसी पक्षकार की एक मुकदमा था, उसकी पैरवी मैं करता था। सोनराज जी गाइड करते थे, हम पैरवी करते थे। सामने धनराज जी जोशी थे, वो भी सुल्तान मल जी के समकक्ष अच्छे और सिविल के माने हुए अधिवक्ता थे। अच्छा। अब योग बैठा के सोनराज जी कोठारी ने एडीजे में जो आवेदन लगाए, उनके सारे आवेदन उनके विरुद्ध निर्णित हुए, और मैंने जितने लगाए वो सब मेरे पक्ष में हुए। अच्छा। तो ये एक क्या है कि धनराज जी के सामने, और जब मैं उनके सामने जब खड़ा हुआ, तो पहले तो ये था कि इनके सामने मैं टिकूंगा कैसे। हाँ, लोग ये भी कहते हैं भाई हाँ। सीनियर आदमी है, वो बहुत पुराने लोग अब हैं। एक जगह मैं बहस करने गया धनराज जी के सामने, तो धनराज जी ने कहा कि वो ले आए, किताबें वगैरह लेकर आए, मुझसे क्या बहस करो। तो मैं देखा, मैंने धनराज जी पहले तो उनके जूनियर आते थे। हाँ। तो मैंने कहा भाई आज तो मैं बहस नहीं कर पाऊंगा। कि क्यों? मैं कहा आज धनराज जी आ गए। अच्छा। तो धनराज जी आए तो क्या हुआ? हाँ। तो मैंने कहा पहले रोज पेमाराम जी आते हैं, अब धनराज जी आए हैं, तो फिर ये किताबें लाई इतनी सारी, तो मुझे भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने 15-20 दिन का मुझे समय मिला, और मैंने 3-4 रातों तक में 2-2 3-3 बजे तक मैंने किताबें ढूंढी। उन्होंने बहुत तकनीकी मुद्दे उठाए, अब वो हमने नाम ही नहीं सुना उनका, जो लीगल टर्म थी हमने कभी सुनी नहीं। जी। परीक्षा तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में, तो हम तो परीक्षा दे कर गए, परीक्षा के दिनों में गए, रेगुलर पढ़ भी नहीं पाए, हाँ। वहाँ क्लासेज भी नहीं होती थी। हम्म। तो पढ़ाई का स्तर वहाँ अच्छा नहीं था, यूनिवर्सिटी तो बढ़िया थी। अच्छा। अब वो हमने मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो मामला मैंने जीत लिया। वो वाला भी। हाँ। अच्छा। तो धनराज जी के सामने मैंने मुकदमे लड़े, उसमें भी योग से जो मैंने कई सारे जो परिणाम है वो मेरे पक्षकारों के अनुकूल आए। अच्छा। तो इससे बहुत मुझे प्रेरणा मिली। क्या लगता है, मेहनत करते हो इसलिए आए हैं कि आपका लक चल जाता है कभी कभी? लक तो पक्षकार का है, अच्छा, उसका है जो पक्षकार आपका का नसीब पक्षकार। पक्षकार का है, जी। हमारा परिश्रम है। अच्छा। तो वकालत के प्रोफेशन में अगर आप हमारे पास आए हैं, तो आपके प्रकरण मामले को समझना और उसको कानूनी दृष्टि से हम तुम्हें कितनी राहत पहुंचा सकते हैं, उस दृष्टि से हम परिश्रम करते हैं, तो वो परिश्रम निश्चित रूप से परिणाम देता है। अच्छा। अब नसीब आपका है। अच्छा। कई बार निर्णय में समय लग जाता है, कई बार निर्णय जल्दी हो जाते हैं, ये भी पक्षकार का नसीब है। इसलिए एक तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि भाई आपका मुकदमे का फैसला कितने दिनों में होगा, एक हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि आपके मुकदमे में निर्णय क्या होगा, अच्छा। क्योंकि निर्णय तो जज करेंगे। हम कहते हम आपकी अच्छी पैरवी कर सकते हैं, कई मुकदमे हमको लगता है हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर मैं उनको गारंटी दूं तो फैसला तो मैं लिखूंगा नहीं। तो अच्छी, बहुत अच्छी गुंजाइश है, हाँ। हम मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करना,
और आप विजिलेंट रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जीत सकते हैं। तो आज भी मेरी 43 साल की वकालत में मेरे हाई कोर्ट के अंदर मेरे लड़े हुए मुकदमों में से कोई 10-15 मुकदमे भी नहीं है। तो मुझे ये इस बात का संतोष है कि मैंने सिविल कोर्ट तक और डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक जो मुकदमे लड़े, उसमें जो परिणाम, उस परिणाम से मेरे पक्षकार को लगभग राहत होगी। आज मैं यूँ, मुझे बड़ा फ़क्र भी है और मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ। हम तो भगवान में विश्वास करने वाले हैं जी। कि मेरे प्रकरणों में 70% से अधिक मेरे अनुकूल निर्णय रहे। अच्छा। तो उसमें एक तो मुझे थोड़ा-सा अर्थ का त्याग करना पड़ा कि मेरे पास अगर पीड़ित आया तो मैंने उसको इस बात के लिए मुकदमा नहीं छोड़ा कि भई पैसे नहीं दे पाएगा और इसका मुकदमा नहीं लड़ो, ये हमने कभी सोचा नहीं। आज भी मैं कह सकता हूँ कि मैंने 70% से अधिक मुकदमों में कभी फीस तय नहीं की। अच्छा। पक्षकार ने कहा, भई तुम जितनी दे सकते हो उतनी दे देना। किसी ने पूछा है, हाँ, हाँ। तो भी कभी पूछा तो भई फीस तो मेरी कितनी दोगे? तुम दे सकते हो उतनी दे देना, और तो क्या करें? मैंने यही कल पूछा था आपके बारे में, जब मुझे इंटरव्यू करना था तो मैंने जी, कोर्ट में पता कराया कि भाई अमृतलाल जी के बारे में बताओ, जी, कैसे व्यक्ति हैं, कैसे काम करते हैं। तो कई लोगों ने कहा कि एक बात तय है कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते। आप कितने ही पैसे दे दो और परिणाम आपके पक्ष में आएगा, ये गारंटी नहीं है। पैसे नहीं लेंगे तो भी परिणाम वो 100% अपनी मेहनत से आपके पक्ष में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। पैसे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अब ये जो युग है, इसमें पैसे भी चाहिए। एक जी, पक्षकार आया मेरे पास में, जी, तो पहले वो केशवराम जी जोशी के पास जाते थे। हम्म, केशवराम जोशी बहुत सरल व्यक्ति थे। जी, उनको 5,000 रुपए फीस देते हो तो वो कहते हैं मेरे 2,000 बहुत है, ले जाओ तुम, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, जिंदगी भर तक पैदल आए, करीब 70-72 साल तक वकालत की। अच्छा, जिंदगी भर तक पैदल आए, घर पे जाते तो धोती पहन के बैठते थे, 2 ड्रेसों में पूरा काम चला लेते थे। तो उनके पास गए हुए तो वो पैसे क्या दें? जी, पैसे वो लेते ही नहीं थे, हम्म, और ज्यादा देते तो वापस दे देते। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष भी हुए हैं, जी, वो हमारे लिए प्रेरणा है। जी, अब उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। सही बात। सुल्तान मल नंबर 1 पे चले, हम्म, लेकिन जब उनके 4 लड़के थे, 3 लड़कों को उन्होंने 2 कमरे, रसोई, बाथरूम बना करके, हत्था बना करके मकान दे दिए। वो पूरे मकान बना नहीं पाए अच्छा, क्योंकि उन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया। रिजल्ट्स उनके, मैं 70 करता हूँ, उनके 90% होंगे, अच्छा, लेकिन वो पैसे ज्यादा नहीं कमा पाए। अच्छा, तो प्रोफेशन का पैसे से तुलना किया जाना उचित भी नहीं है। जी, नोबल प्रोफेशन का है कि भाई आपके पास में पैसे है देने के लिए तो जरूर दो, और नहीं है तो सिर्फ पैसे नहीं है इसलिए उसका मुकदमा नहीं लड़े या उसके साथ अन्याय और हम चुप बैठे रहे, ये हमारा धर्म भी नहीं है। जी। तो कोशिश करते हैं कि पक्षकार कोई आए और पीड़ित है तो उसकी हम जितना हो उसके उतनी मदद करें। ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऐसा व्यक्ति आया कि जिसने कहा कि वकील साहब मेरे पास आज इस केस के पैसे नहीं, जो केस आपको याद हो कि बहुत बड़ा केस था और पैसे नहीं थे? एक मैंने एनडीपीएस का मुकदमा लड़ा, अच्छा, सुशील कुमार शर्मा थे, जज? नहीं, वकील थे। फिर अच्छा, वो बन गए एडवोकेट थे। सरकारी, हमारे साथ ही पड़े हुए थे। अच्छा, फिर वो सरकारी वकील बन गए। जी, तो वो अपने मुकदमे मुझे दे के गए। तो उन्होंने कहा कि इन पक्षकारों के पास में जो कुछ था वो मैंने वसूल कर लिया है, ठीक बात है, अब इन तिलों में तेल है नहीं, ठीक अब एक बात है, खड़ बची हुई है। ठीक बात है। इसलिए पैसों के लिए तो आप किसी को कहना मत, मुकदमे आप लड़ लो, नहीं तो मेरे को गालियां निकालेंगे कि भाई एक चला गया और हमको छोड़ के गया, पैसे ले लिए हमसे। तो उसमें एनडीपीएस का मुकदमा लड़ा, मैंने उसको बरी कराया, उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा, मैंने उसको कहा भी नहीं। अच्छा, उसने कहा क्या करना, मैं तो तेरी मन हुए तो देना। सुशील जी ने कहा था एनडीपीएस का मुकदमा, ये पैसे दे दो, इससे लेना आप। तो मैं को मैं ले लूंगा, दे दोगे तो, नहीं दोगे तो। उसने कहा मैं आऊंगा, आया ही नहीं, नहीं आया तो नहीं आया। अच्छा, कभी फोन नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। ऐसे कैसे एक पक्षकार था, महिला थी, अच्छा, उसका पति और आए, उन्होंने कहा मैंने मुकदमे में बरी हो गया वो। और सुशील कुमार जब यहाँ बाड़मेर आए तो उन्होंने मुझे शिकायत की, मुझे हड़ूंबा दिया कि यार इससे आपने पैसे वसूल कर लिए, ये गरीब आदमी था। हम्म, बोले, मैंने कहा मैंने तो पैसे नहीं लिए। वो आया, उसने कहा कि भाई पैसे तो मैं मेरी घरवाली के कड़े गिरवी रख करके पैसे लाया। मैंने कहा ये जुल्म कैसे हुआ, हम्म, मैंने तुमसे पैसे, उसने कहा मैंने इनको पैसे नहीं दिए। तो मेरे कुछ जूनियर आए, उनको कहा कि भाई इनको पैसे दिए। अच्छा, मैंने उनको पूछा भाई तुमने पैसे लिए? पैसे तो मैंने लिए। क्यों? कि बरी कराया, मैं आपने कराया, मैंने कराया। हम्म, कराया तो आपने, तुम्हें पैसे आपसे क्यों मांगे?
मेरे को बिना पूछे। ये अपने घरवाली के कड़े गिरवी रख करके, गांव में आदमी कड़े तो होते और होते क्या है, हाँ सही बात है। अब वो गिरवी रख करके पैसे लाए दिए बदुआ देगा, हम्म, तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं और भुगते भी। लेकिन ऐसा अन्याय नहीं करना। हम्म, और दूसरा क्या है कि अपने यहाँ कहावत है, एक तो बिना श्रम से, बिना परिश्रम से कमाया हुआ पैसा हम्म, वो अपने फलित नहीं होता है। अच्छा। एक आराम का पैसा फलित नहीं होता है। कुछ समय हमारे अगर कोई पूर्व जन्म के पुण्य है तो हम ऐश कर लेंगे, लेकिन वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं। या तो औलाद बर्बाद कर देगी, या और कोई कारण हो जाएंगे, या शरीर में व्याधियां आ जाएगी, परिवार में अशांति हो जाएगी। आप बड़े बड़े देख लो उद्योगपति, अरबोपति, अरबपति, खरबपति होंगे। वो सिंघानिया था, अपने क्या नाम था उसका, विजयपत सिंघानिया, रेमंड का मलिक, उसके लड़के ने उसको बेघर कर दिया। रेमंड खड़ा कर उसे क्या पैसे नहीं कमाए, और बेटे का जब चाबी सौंपी उसको बेघर कर दिया। आपको सुना हो महाराणा कुंभा की हत्या उनके बेटे ने की, आपने इतिहास पढ़ा हो तो। हाँ। क्योंकि उसे राजा बनना था, तो राणा तो वो बनता ही उनके बाद में, लेकिन धीरज नहीं था, तो उसने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने पिता का हत्या कर ली। तो मैंने इतिहास पढ़ा नहीं, कॉमर्स का विद्यार्थी था, कुंभलगढ़ गया मैंने और वो इतिहास पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अच्छा। कहा उसको शासन मिलना ही था, गद्दी मिलनी थी, तो उसने कुछ समय के लिए धीरज नहीं रख पाया, और महाराणा कुंभा जैसे महाप्रतापी शासक, जिसने अफगानिस्तान तक, इस तक भारत की जो सीमा है उसका विस्तार किया, और मुगलों को और इनको मुस्लिम शासक उनको सबको हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया, उनके नाम से लोग शत्रु कांपते थे, ऐसे प्रतापी महाराणा की धोखे से हत्या कर दी। इसलिए पैसा है ये सब सुख नहीं देता है। मेरी एक बेटी है जी। और चैन की नींद सोता हूँ। 22 साल पहले मेरे हृदय रोग हुआ, लोगों ने बाईपास कराई, ये करा दिया, मैंने कुछ नहीं कराया। तो देवी के भरोसे और भैरव जी के भरोसे मैं स्वस्थ हूँ, आज भी चलता हूँ। कोई उसके बाद में कोई अवरोध भी नहीं आया। अब छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है, संघर्ष तो जीवन का अंग है, जी। करना ही चाहिए। बिना संघर्ष आदमी है वो निष्प्राण हो जाएगा, सही बात। निकम्मा हो जाएगा। संघर्ष आना चाहिए, संघर्ष में खड़ा होना चाहिए। और ये जो वकालत का प्रोफेशन जो है, इसमें तो संघर्ष ही हमेशा रोज लड़ना हमको, और लड़ करके अगर हम किसी को राहत पहुंचाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सुकून का काम है। और उनकी जो पक्षकार है, पैसे भले कम दे लेकिन दुआ तो निश्चित रूप से देगा। सही बात। ये फिर बड़ा ये तो आपका वकालत जीवन है, आप ट्रस्टी भी रहे हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं जी। आपके नाकोड़ा ट्रस्ट के, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। मैं वकालत में तो था ही, लेकिन वकालत में रहते हुए भी मेरी 10 दिन का अवकाश रहा अच्छा। लगभग। पहले मैं बीजेपी में सक्रिय था, विद्यार्थी काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में सक्रिय था, फिर बीजेपी में सक्रिय हुआ 20 साल तक। और पार्टी की जो ये एक बार की जनसंघ के बाद में जो उभार आया और जो एक बार प्लेटफॉर्म जमा, उसमें हमने बहुत मेहनत की। ये अच्छा। पूरे बाड़मेर जिला मैंने मोटर स्कूटरों पे घुमा हुआ है। अच्छा। ये सारे, ये अपने जो आज तहसील मुख्यालय आज करे सब जगह खूब घुमा मैं, और पार्टी की मीटिंगों में भी खूब गया। पुराने सारे वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के आज भी है, उन सबसे मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है। लेकिन उसके बाद में जो राजनीति में थोड़ा सा ये माथापड़ी हुई, गंदगी आई और थोड़ा सा यूं उठापटक चली, तो उसमें क्या है कि योग से मुझे नॉमिनेट कर दिया नाकोड़ा ट्रस्ट में। अच्छा। तो नाकोड़ा ट्रस्ट में एक बार किया, दूसरी बार भी कर दिया। वहां जाने के बाद में मुझे लगा कि एक इतना बड़ा ट्रस्ट है, उसमें भी काम करने का अपना आनंद है। तो ट्रस्टी रहते तो वहाँ अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा। और नाकोड़ा की साधारण सभा हमने सामान्य लोगों को बहुत संतुष्ट किया। लोग मुझे सुनने के लिए भी आए कि इनकी बात सुनेंगे, ये महत्वपूर्ण बात कहेगा, खरी बात कहेगा। आज समय ऐसा आ गया है कि धार्मिक संस्थाओं में, सामाजिक संस्थाओं में, राजनीति में सच सुनने का मादा किसी में नहीं रहा। सही बात। ऊपर से लेकर नीचे तक सत्य सुनना नहीं चाहते, खरी बात सुनना नहीं चाहते, कड़वी तो सुनने का प्रश्न नहीं उठता। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, तो आम जो पब्लिक है वो खरी बात सुनना चाहती है, ये मैंने अनुभव किया। अच्छा। तो नाकोड़ा तीर्थ में भी कई सारे यूं, ये वो राजनीति का अड्डा बन गया।
अच्छा, तो कई सारे विवाद होते हैं। साधारण सभा वहाँ असेंबली जैसी होती है, यूं? वो हंगामे होते हैं। अच्छा। हाँ, आरोप प्रत्यारोप सब होता है, ये नहीं किया, ये गलत किया, ये किया, ये किया। हाँ। तो ईश्वर की कृपा से मैंने जवाब दिया, उसके बाद में 99% इस मामलों में किसी का पूरक प्रश्न भी नहीं था। अच्छा, तो मैंने बहुत संतुष्ट हुआ, उससे मुझे बहुत संतुष्टि कौन मिली। से मुद्दे उठते हैं ज्यादातर वहाँ? मैनेजमेंट के मुद्दे हैं, व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था के सफाई मुद्दे हैं, वगैरह? अकाउंटिंग के कई बार मुद्दे आते हैं, अच्छा, कई बार जो कंस्ट्रक्शन है उसके मुद्दे आते हैं, रिपेयरिंग के मुद्दे आते हैं, यात्रियों के मोटे तौर पे भोजन की समस्या है कि भोजन अच्छा नहीं है या क्वालिटी ठीक नहीं है या आपके पैसे जो इसका सहयोग राशि है वो ज़्यादा है, तो खा या समय पे नहीं मिलता या गर्म नहीं मिलता, भोजन की शिकायत रहती है, यात्री की आवास की शिकायत है। अच्छा, तो 500 कमरे थे और मैं जब पौने 7 साल रहा अध्यक्ष, तो मेरे कार्यकाल में 500 की जगह 1000 कमरे मैंने कर दिए। अच्छा, एक रेत थी नाकोड़े की करीब 30-32 बीघा ऊपर बड़े दोहरे टीबे बने हुए थे। अब जी। रेत को हटाए कौन? तो एक इंजीनियर थे एमसी मेहता करके, बाड़मेर के ही है, जोधपुर में, अभी तो बहुत बुजुर्ग हो गए, 92-93 साल के। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप अगर इसको हटा नहीं पाओगे तो ये दोहरा हटेगा ही नहीं। एक अच्छा, हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समर्पण मंदिर बनाया है, बहुत बड़ा मंदिर। जी। उस मंदिर के बिल्कुल दरवाजे तक दोहरा था। हुँ। अब वो रेत का डिब्बा हटाने की हिम्मत इसलिए नहीं करेगी, रेत की डिब्बे में पता तो लगता नहीं कितना है। अब उसमें पैसे कितने लिए दूसरे कोई भी आरोप गया, इसमें इन्होंने घोटाला कर दिया। सही बात तो है। इससे डर करके किसी ने हिम्मत ही नहीं की। अच्छा, 1-2 बार टेंडर हुए, लोगों ने कहा कि ऐसा इसमें घोटाला है, तो वो डर करके भाग गए। अच्छा, वो एमसी मेहता थे, हमारे वो प्रेरणा स्रोत भी थे, सिविल रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे। जी। तो उनकी जो विश्वास जो उन्होंने व्यक्त किया मेरे में, तो मैंने कहा इसको मैं हटवा दूंगा। मैंने एस्टीमेट भी लिए, दूसरे लिए, अल्टीमेटली एक मेरे कोई मिलने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप गाड़ियां लगा दो और ट्रिप के पैसे तय कर लो। हुँ। ऐसे करके मैंने 27 30-32 बीघा जमीन है, उसकी रेत सारी हटा करके वो 32 बीघा जमीन नाकोड़ा वो 6400 करोड़ में भी मिलती नहीं जी, और उसका उपयोग नहीं करते, हटाते नहीं तो उपयोग नहीं होता। जी। आज वो सारा का सारा मैंने साफ करा दिया। अच्छा। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो कर नहीं पाता, हुँ, वो मैंने कर दिए। जी, एक मामला हुआ तो बैंक का एक मैनेजर था पीएनबी का, जी। सीबीआई में केस भी दर्ज हुआ। अच्छा, उसने 1% ब्याज दूसरों से ज्यादा देने का आश्वासन दिया, लिखित में मेल दिया। हमारे कोषाध्यक्ष ने भाई ज्यादा ब्याज दे रहा है, इसके पास करो। पीएनबी थी, जो पंजाब नेशनल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक थी, कोई जोखिम नहीं थी। जी। तो नाकोड़ा के सारे पैसे उसने जमा करा अच्छा, कितने पैसे थे? दिए, 165-70 करोड़ रुपए। 100? हाँ। अब हुआ ये कि बाद में ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने हमारे जो कैशियर थे, उन्होंने कहा, कैशियर क्या, जो लेखाधिकारी, हुँ, उन्होंने कहा इसका ब्याज अपने को पूरा नहीं आ रहा है, कम आया है। तो मैंने कहा कॉन्टेक्ट करो। तो उस मैनेजर ने ब्याज के पैसे जमा करा दिए उसमें, किसमें? हमारे खाते में, पू नाकोड़ा खाते, जितने बाकी थे उतने बाकी पूरे? जमा करा दिए। जी। तो पता नहीं लगा। बाद में मैनेजर का हो गया सेवानिवृत्ति, दूसरा मैनेजर आया। हुँ। अब उसने ब्याज कम दिया, तो हमारे कोषाध्यक्ष वहां गए। उन्होंने कैसे कहा, तो कि ब्याज इतने % होना चाहिए। उन्होंने इतने % ब्याज कैसे, हम तो 7% दे रहे हैं, आप 8 की बात क्यों कर रहे हो? तो बाद में पता लगा कि उसने जो ओरिजिनल एफडीआर बढ़ाई, वो एफडीआर तो 7% की बढ़ाई, वो बैंक के पास पड़ी है, बैंक के अंदर ही उनकी तिजोरी में पड़ी है। ठीक है। हमको उसने मैनुअल बना के दे दी 8% की। बहुत बड़ा यूं धोखे वाला काम हो गया। फिर आपका उसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान बाजार के भाव से तो हमको पैसे मिल गए। हुँ। बाजार में 7% ही 7% दिए, कम नहीं दिए। ठीक लेकिन बात। 1% ज्यादा देने का जो लालच दिया था, हाँ, हाँ। वो लॉलीपॉप है, वो लॉलीपॉप टाटा अच्छा, के उन्होंने साथ। चाहा कि पेमेंट मेरे यहाँ जमा हो जाए। हाँ, तो ज्यादा पैसे मिले, अच्छा, 1% का दिया। ठीक बात उसने है। कोशिश की 1% ब्याज बढ़ाने की, भी नाकोड़ा पूरा हमारे पास है, लेकिन उसका जो प्रपोजल है वो हेड ऑफिस ने स्वीकार नहीं किया, आगे से रद्द हो गया। वो रद्द हो गया। तब वो हो गया, उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। आप पर आरोप लगे? आरोप तो मेरे पर नहीं लगे कि साहब नाकोड़े में बहुत बड़े घोटाले हुए, ऐसे ऐसी लगे? चर्चा, जबरदस्त चर्चा चल रही। अच्छा। एक स्पेशल मीटिंग, साधारण सभा पूरी जनरल मीटिंग जो है इसके मुद्दे पर रखी गई। हुँ, तो मैंने कहा भी ठीक है, आप रखो मीटिंग, जवाब देंगे। हुँ। अब वो बालोतरा के कोषाध्यक्ष थे, बालोतरा वाले के अध्यक्ष जवाब दे, और बाड़मेर के लोग हैं, उनका कोषाध्यक्ष जवाब दे। अच्छा। अब कोषाध्यक्ष जवाब दे नहीं पाए, हाँ।
तो अंतिम रूप से मैंने उनसे सारी बात, मैंने कहा कि ये जो धर्म स्थल है, इस स्थान पे बैठकर झूठ नहीं बोलेंगे, न अपने बचाव के लिए किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे, न किसी को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, चरित्र हनन भी किसी का नहीं करेंगे। और मैंने कहा भाई ये कोषाध्यक्ष जी है, ये अकाउंट की जानकारी भी अक्सर, मैं तो वाणिज्य को मैंने काम किया ही नहीं, अकाउंट का काम तो मैंने करने का काम ही नहीं पड़ा। हाँ, अध्यक्ष का काम भी नहीं है। बचपन में था तो पिताजी थे, पिताजी की डेथ के बाद मैंने वो सारा काम छोड़ दिया। कार्यालय में बैठे रहते अधिकारियों के पास, पदाधिकारियों के पास में, वो वहां से मुकदमे ले लेते थे। तो मेरे को तो मेरी मेहनत का परिणाम मिला। जी। न तो मुझे अपने, मैं हमारा गांव था तो गिराव थाने में 10 मुकदमे भी दर्ज नहीं होते थे। अच्छा। अब तो थोड़ा बहुत लिटिगेशन, पहले हमारे इधर का लिटिगेशन था ही नहीं। अच्छा। ननिहाल का लिटिगेशन मुझे कोई हुआ नहीं। मेरे ससुराल के भी यहाँ 100 घर है, तो उन्होंने कभी मुझे एक मुकदमा रेफर किया नहीं। अच्छा। तो मैं तो ये कहूँगा लास्ट विकल्प वकालत के प्रोफेशन में मैं हूँ, जिसको किसी के पास समझ में नहीं आए तो मेरे पास आ जाते हैं। अच्छा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं पूछता हूँ मैं कि भाई अब जातिगत वकालत चल रही है, तो आपके समाज के खूब सारे वकील अच्छे बैठे हैं, तो मेरे पास क्यों आए? तो मैंने कई बार पूछा मैंने, तो उन्होंने कहा कि आपके पास आते हैं तो आप ये मान के चलना कि हम उनसे थक करके आपके पास आए हैं। अच्छा। तो एक ये भी कारण है, और कुछ नसीब की बात भी है। कुछ अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं, समाज के लिए कुछ समय देते हैं, तो देवी शक्तियां समझो, चाहे कुदरत समझो, चाहे नसीब समझो, जी। तो उसको कुछ समय रिपे भी करते हैं। अच्छा। तो अच्छा काम करने वाला, समाज के लिए काम करने वाला, उसको तकलीफ आ सकती है, लेकिन वो बिल्कुल बेसहारा होकर रह जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अच्छा करोगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा ही। वर्तमान में भाजपा सरकार में है, बाड़मेर से प्रियंका जी एमएलए है। उस समय जब प्रियंका जी की टिकट कटी थी, तो आप पर या आपके आसपास के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे थे। प्रियंका जी पर भी कई ऐसे आरोप लगे जिसका जिक्र दबी जुबान में कई लोगों ने किया, लेकिन प्रमुखता से मीडिया में नहीं आया। लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं मीडिया में आई, आपको पार्टी से हटा दिया गया। निलंबन किया मेरा, जी। निलंबन करवाया। क्या वजह थी? वजह तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने दीपक अडवासरा को टिकट दी। जी। यहाँ के जो लोग थे, हम्म। बीजेपी के जो नेता जी। पदाधिकारी थे, वो सब एक मत थे, कभी प्रियंका को छोड़ के किसी को भी टिकट दे दी जाए, नहीं दी जाए, प्रियंका को छोड़ के किसी को भी दे दो हमारे में से। किसी को भी दे दो। रीजन क्या था इसका? प्रियंका जी का विरोध की असल कारण क्या था? असल कारण उनसे नहीं बने, प्रियंका जी को पसंद नहीं करते थे वो, अच्छा। इसलिए हमारे से भी नाराज रहे कि भाई ये प्रियंका जी के साथ क्यों है। अच्छा। इसलिए हमारे जो समाज के विधायक रहे वो भी हमसे नाराज है कि ये इनके साथ क्यों है। अच्छा। तो जब ये चुनाव हुआ जी। प्रारंभ, तब सबसे पहले तो इनके यहाँ जो हुई, गंगाराम जी की पहले टिकट नहीं हुई, तो यहाँ उन्होंने महापंचायत बुलाई थी। जी। तो उसमें उसमें आप भी थे? मेरे को भाषण देने का मौका मिला। अच्छा। मैंने कई सारी बातें कही। अच्छा। तो मेरे से जो भाजपा के विचारों के जो जाट समाज के लोग हैं, वो मेरे से बहुत अच्छे संपर्क में भी रहे, मेरे से बहुत स्नेह भी रखते हैं। अच्छा। उनका मेरे साथ सद्भाव भी है। जी। और दूसरा, जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेद करना ये उचित नहीं लगता। जी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हमने सीखा है कि जाति गौण है। हमने बड़े बड़े कई सारे प्रचारक है, उनकी क्या जाति आज तक हमको पता नहीं। ये राजनीति में बहुत ज्यादा भूचाल आते हैं, तब लगा भाई नरेंद्र मोदी किस जाति का है। जी। अमित शाह को लोग जैन समझते हैं, वो वैष्णव है, अच्छा। लेकिन लोग जैन समझते हैं, हम भी जैन समझते हैं। पार्लियामेंट की वेबसाइट पे कई वर्षों तक जैन रहा। अच्छा। हमको लोगों का वेबसाइट पे जैन है, मैंने कहा जैन नहीं वैष्णव है। अच्छा। लेकिन वैष्णव है जैन अपने क्या फर्क पड़ा। जी, सही बात है। यहाँ विधायक या जनप्रतिनिधि वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको इस क्षेत्र के लिए मन में पीड़ा हो, कि इस क्षेत्र की अगर जनता की कोई पीड़ा है, उस पीड़ा को निवारण करने में हम प्रतिनिधि बन करके कुछ करेंगे, इस भावना से प्रतिनिधि को जाना चाहिए। जी। स्थिति तो ये है। अब आज की तारीख में राजनीति हो चाहे समाज के ये ट्रस्ट हो, इसमें हम, अब जैसे पहले ट्रस्टी बनते थे ट्रस्ट के लिए, जी। अब हम ट्रस्टी बनते अपने इमेज के लिए। अच्छा। इसलिए आपने कहा पैसे क्यों खर्च करते, पैसे इसलिए खर्च करें कि हमको एक रेपुटेशन मिले,
हमको एक लेवल मिले। जी नाकोड़ा के ट्रस्टी में कहीं जाऊं तो मुझे उसके लिए सम्मानित करेंगे कि नाकोड़ा के ट्रस्टी, इनका सम्मान करो, इनको माला पहनाओ, साफा बंधाओ, सार उठाओ। तो ये जो चार्म है, सम्मान प्राप्त करने की जो आकांक्षा है, इससे मुक्त हो नहीं सकते। अच्छा एमएलए है, एमपी है या सरपंच है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उनको जो सम्मान मिलता है, जी मिलेगा, निश्चित मिलना भी चाहिए। तो उसके कारण क्या है कि वो जो बनने की, जनप्रतिनिधि बनने की भी होड़ है। जी पहले जो लोगों का स्तर था, उसमें मोरलिटी है, उसका महत्व ज्यादा था। जी अब जो समय का जो प्रवाह चल रहा है, इसमें मोरलिटी है, नैतिकता है, नैतिक मूल्य है, वो निश्चित रूप से गिरे हैं। जी तो हमारे संघ के सरकारेवा जी है, हंसबोले जी, हम्म, वो कहते हैं कि अगर आपको मर्यादा स्थापित करनी है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा अच्छी परंपरा स्थापित करनी है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, लेकिन उनको वनवास झेलना पड़ा, उनकी पत्नी का हरण हुआ, रावण का उनको युद्ध करना पड़ा, आधी जिंदगी जंगल में निकाल दी, तो फिर सीता को त्याग करना पड़ा। तो मर्यादा स्थापित करनी है तो उसके लिए कीमत चुकाए बिना मर्यादा स्थापित हम कर नहीं सकते। आज की इस राजनीतिक माहौल में हम्म, तो कीमत चुकाने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए हम जो लॉफुल अनलॉफुल कई मीन से ये न के इन प्रकार कुर्सी पे पहुंचना चाहते हैं। चरित्र का महत्व नहीं रहा, ईमानदारी का महत्व नहीं रहा। अब एक जैसे 250 बूथ थे, 225 बूथ थे, हमारे मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैयालाल जी वो मिले मेरे को। मैंने कहा क्या हाल है? क्या हाल बुरे हैं? मैं क्यों? तो 450 गाड़ियां तो लगा दी, और अभी भी लोग संतुष्ट नहीं है। कौन से इलेक्शन में? एक कई इलेक्शन से पहले वाली बात, 23 वाले में या उससे पहले? 23 में तो ये मेरे से बात ही नहीं करते, उससे पहले वाले। अच्छा तो पहले वाले इलेक्शन तो मैंने कहा भाई बूथ है, उससे दुगनी गाड़ियां लगा दी। एक बूथ पे 500-600 वोट है, हाँ हाँ 500-600 वोटों में यूं समझो तो 10 परिवारों के वोट है, 10-12 परिवार, इससे ज्यादा तो नहीं है। जी तो गाड़ी देनी पड़ती है, 2000 रुपये खर्चे के देने पड़ते हैं, 20 लीटर तेल डलवाना पड़ता है, वो गाड़ी घुमा के घर के पास में वहाँ या ज्यादा बाढ़ में आके वापस चले जाए पैसे लेके, इतना ही काम है। तो 20 लीटर में से 5 लीटर 10 लीटर चलाते ही नहीं है, 10 लीटर वो बचता है, 2000 वो बचाते हैं, ऐसे करके लूट रहे हैं। तो मैंने एक बात जरूर कही, मैंने कहा भाई मेवाराम जी को लोकप्रिय विधायक कहते हैं, लोकप्रिय विधायक के साथ में भी ऐसा बर्ताव है पब्लिक का कि अगर गाड़ियां नहीं लगाओ तो लोग बीजेपी के या सामने जो प्रतिद्वंदी खेमे में जाने को तैयार है, तो आपकी लोकप्रियता का पैमाना क्या है आखिर? अच्छा तो हमने तो कभी सुना था गंगाराम जी चुनाव लड़ते, गंगाराम जी के चुनाव में भी मैं 2-3 बार सक्रिय रहा, अच्छा बाड़मेर में 2 बार रहे थे, एक बार छोटन से लड़े। हम्म, तो उनके भाजपा से समझौते में रही, भाजपा से भी लड़े, हमारा संपर्क रहा। तो कर्मचारी वगैरह कोई महीने का वेतन देता था, ये देता था, थोड़े बहुत वो पैसे आते, उससे काम चल जाता था। अच्छा गांव में अधिकांश बूथों पे जो इनके संपर्क के थे, तो जो लोकल आदमी बैठे हैं वो अपना खर्चा निकाल देते थे, इनसे मांगते नहीं थे। ये तो बहुत कम पैसों में लड़ लिए। अच्छा अब वो स्थिति नहीं है। अच्छा अब मुझे कहे कि कोई विधायक का नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव लड़ो, मैंने कहा ये पैसे खर्च, मेरे पास पैसे तो है नहीं, 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं? अच्छा एमएलए का चुनाव लो, कम से कम 5 करोड़ रुपए चाहिए, बाड़मेर एमएलए चुनाव में कितने पैसे खर्च होते हैं? कम से कम 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ में हो जाएगा? 10 करोड़ रुपए तो मान के अच्छा चुनाव लड़ो, 10 करोड़ रुपए के बिना आप मुश्किल हो गए। अच्छा अब इतने पैसे कहाँ से लाए? तो आपको निष्कासित क्यों किया? मुझे निष्कासित इसलिए किया कि टिकट तो दी दीपक कड़वासरा को दे दी, ठीक है प्रियंका जी ने सभा करके फॉर्म भर दिया, ठीक बात है उसके बाद में टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय फॉर्म भर दिया। हम्म, तो हम चूंकि प्रियंका जी के साथ रहे और गंगाराम जी के समय से साथ में रहे, तो हमने गंगाराम जी को, परिवार को छोड़ना उचित नहीं समझा। मैंने, क्या रीजंस रहे हैं आपके? मेरे व्यक्तिगत संपर्क थे, वो मेरा बहुत मान रखते थे, मेरे से स्नेह रखते थे, सम्मान करते थे, हमारे कई सारे काम उन्होंने किए, जी जैन समाज के बहुत सारे काम किए गंगाराम जी ने। अच्छा और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सिर्फ जाट होने से जाट का समर्थन किया और दूसरों के साथ अन्याय किया हो, ऐसा अपवाद में कोई उदाहरण मिला नहीं हमको। अच्छा तो हमने कहा भाई इनके मन में सद्भाव है सबके लिए। जब वो एमएलए जीते, हमने बाजार में मीटिंग की, विधायक यहाँ से जीत गए,
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं, मेरे समाज के लोगों ने वोट दिए होंगे, लेकिन मेरी जीत का सबसे बड़ा आधार है वो आप लोग हो। आप लोग मुझे सहयोग नहीं करते तो मैं जीतता ही नहीं, मेरे समाज के वोटों से भी नहीं जीत सकता। तो ये सारी बातें थी, उससे प्रभावित थे। फिर चुनाव तक तो कुछ नहीं किया। जो ही वोटिंग खत्म हुई, शाम को फरमान आया कि निलंबित किया जाता है। अच्छा। उसके ऊपर कोई क्रमांक नहीं, तारीख लेकर ओंकार सिंह रखा हुआ, दस्खत तो मैं जानता हूँ उन्होंने किए थे, निलंबन भी हुआ। तो ये मैं जो ट्रस्टों में रहा, और उसमें ये था कि भाई कुछ राजनीतिक जो द्वेष है उसकी वजह से वो चाहते हैं कि ये आदमी हमारे नजदीक नहीं आए। और हमारे पहले जिलाध्यक्ष रहे, उनके मन था कि इस आदमी को अगर आप पीछे नहीं करोगे तो ये आपको कहीं आगे आने नहीं देगा, ये जहाँ जाएगा वहाँ अपना ये वर्चस्व स्थापित कर लेगा, ऐसा उनको भय था। और अब वो पालीवाल जी, पालीवाल जी भी हो या कोई भी हो, पूर्व अध्यक्ष मोटे तो तौर आपके। पे जो भाजपा में उस कई वर्षों तक कुल्लड़ी में गुड़ गालने की जो मारवाड़ी में कहावत है नी, हाँ, वो प्रवृत्ति रही। इसलिए क्या कि संगठन की दृष्टि से भाजपा विस्तार नहीं कर पाई अच्छा। जितना होना चाहिए। आज भी हवा में मोदी जी के नाम से, वसुंधरा जी के नाम से, अमित शाह के नाम से, संघ के नाम से, हिंदुत्व के नाम से, ये सारे की सारी स्थिति है। आज भी मैं इतने वर्षों तक रहा हूँ, 20 साल तक बहुत सक्रिय भूमिका में रहा, तो आज भी ये मानता हूँ कि अभी भी जो रूट स्तर पे जो भाजपा की मजबूती होनी चाहिए वो अभी तक मुझे महसूस नहीं होती। उसकी जरूरत है, देश की भी आवश्यकता है। ये बॉर्डर का जिला, इसलिए भाजपा यहाँ मजबूत होनी चाहिए। अच्छा। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में कमजोर हो गई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का वजूद है अभी भी। ऐसे कैसे बाड़मेर में कांग्रेस की जड़ें मजबूत है। अच्छा, जैसे आप ही के तो भाई हैं, यहाँ से कांग्रेस के एमएलए रहे हैं 3 बार। हमारे भाई हो तो क्या हुआ, आपकी मैं कहा हमारे ये 3 बार भाईचारा नहीं है? एम जी 8 साल रहे ना। हाँ। अब जब हम बीजेपी में रहे तो हमने बीजेपी के हिसाब से निर्णय लिए। तो कभी कहा नहीं मेवाराम जैन ने कि हाँ कहा, जैन साहब आप तो हमारे बड़े भाई नहीं हो, आ मुझे जाओ इस हमारे बार साथ। कहा, अच्छा। इस बार बड़े तो क्या मेरे से बड़े हैं वो। अच्छा, आपसे बड़े हैं? हाँ, हमारे परिवार रिलेशन भी अच्छे रहे, कन्हैयालाल के साथ मैं 6 साल रहा हूँ। अच्छा। इस बार कहा भी कि तुम्हारी पार्टी के साथ रहो, हाँ। प्रियंका के साथ क्यों रहते अच्छा, उधर रहो है? हो? हाँ कहा मुझे, मैंने कहा ये निर्णय मैं करूंगा, आप नहीं करोगे मेरा। अच्छा, ठीक है, बाकी मामलों में यानी उनको मुझे ही लग गया था कि प्रियंका जी टक्कर में मुझे है। आपका विरोध नहीं है, हम्म। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई नाराजगी नहीं तुमसे, लेकिन पार्टी के नाते मैं कहाँ रहता हूँ कहाँ नहीं रहता हूँ, मैं पार्टी में रहूँ या पार्टी के विरुद्ध बागी उम्मीदवार के साथ हूँ, ये मुझे तय करना है, मेरा भविष्य। अब ये प्रियंका जी के साथ रहने में निलंबन का एक ठप्पा लगा मेरे ऊपर, इसका मुझे थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ होगा। परसों तक मुझे ये बुलाते, मैंने कैलाश जी ने बुलाया बाद में एमपी चुनाव से पहले, तो कहते निलंबन निलंबन तो हम आज ही घोषणा करते हैं, वापस ले लेते हैं। तो मेरे को आप बोलो, मैं कहा मुझे क्यों बोला, बोला मैंने कहा कैलाश जी, मैं कहा आप निलंबन ले लो वापस, नहीं लो मुझे क्या फर्क पड़ता है, निलंबित नहीं था मैं, तभी पार्टी की मीटिंग में मुझे बुलाते थे, अब भी नहीं बुलाते थे। अब कौन से आप बुला लोगे, यहाँ के नेता अब भी हमको बुलाएंगे नहीं, नेतृत्व में बैठे हो। क्या वजह है? मैंने कहा उनको भय है। कंपटीशन किसका आपसे? मेरा कंपटीशन मैं तो मानता हूँ किसी से नहीं है, लेकिन जो कुर्सी में बैठता है उनके दिमाग में एक बात बैठा दी जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके दिमाग में बैठी हुई है कि ये आदमी सक्रिय रहा तो हमको पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मैंने संस्थाओं में काम किया, पार्टी में किया, ये नाकोड़ा में किया, तो मेरा जो है उनको लगता है ये निष्क्रिय नहीं रहेगा, ये अच्छा। काम करेगा। अच्छा। एक बार चुनाव लड़ना, को मेरी स्थिति चुनाव लड़ने की नहीं हुई, कोई पारिवारिक कारणों से मैं लड़ नहीं पाया। एमएलए का? नगर परिषद जब लूण जी अध्यक्ष बने, अच्छा। तब परनामी जी अध्यक्ष थे, पार्टी के गुलाब जी थे, हम्म। उन सब ने कहा भाई हमने तय कर रखा है आपका, आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पारिवारिक कारण है। तो उस समय मैं बन भी जाता तो आपको ताज्जुब होगा कि कुछ मेरे कांग्रेसी मित्र थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको चेयरमैन बनाते हैं तो हम 4-5 सीटें छोड़ देंगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों छोड़ोगे, हम्म। तो क्या ये यूं समझो तो पार्टी के प्रति हमारी गद्दारी होगी, लेकिन हमको पता है कि हमारा जो अध्यक्ष बनेगा वो करेगा कुछ नहीं, और अगर बन भी गया तो फिर वो असली चेयरमैन तो हमारे एमएलए रहेंगे, वो कठपुतली रहेगा और सुनेगा भी नहीं। अच्छा। उषा जैन बनी, उसका विधायक महोदय ने भी कहा ये सबसे निकम्मी रही। लूण जी बने, लूण जी के बारे में उन्होंने कहा निकम्मी रही।
और ये दीपक परमार बने, उन्होंने कहा भी ये भी एक नंबर का बेईमान है, 100 करोड़ रुपए का धुआं उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया। तो किसी को भी उन्होंने अच्छा नहीं कहा। कारण क्या करे? अब उनकी पार्टी की स्थिति है, क्यों कहा क्यों नहीं कहा, ये जवाब अच्छा तो वो दे सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी की उनकी अपनी रणनीति है कि उठाओ और किसी को पटकना नहीं पटकना राजनीति में चलेगा। अच्छा। तो भाई बीजेपी में, कांग्रेस में सब जगह है। मोरालिटी की बात मैं करता हूँ तो उसकी न्यूनता हर जगह आई है। बीजेपी में भी कुछ मायनों में आई, ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी बीजेपी कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की तुलना में नैतिक स्तर पर अभी भी बहुत अच्छे स्तर पे है। अभी इस्तीफा हुआ आपके शिक्षा मंत्री का देश में? शिक्षा मंत्री का जो हुआ जी। उसमें निश्चित रूप से जो नकल हुई, दूसरी हुई, विद्यार्थियों का भविष्य खराब हुआ, इस जी। बात को हम स्वीकार करते हैं। मैं भी स्वीकार करता हूँ, आपको भी स्वीकार करनी है। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका कोई प्रत्यक्ष रोल रहा हो या प्रत्यक्ष इस जो परीक्षा प्रणाली है उस पर सीधा मंत्री का नियंत्रण रहता भी नहीं है। अब रही बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है जिनके जिम्मे, जैसे यहाँ बाड़मेर में कॉलेज के स्तर पर अगर कोई प्रिंसिपल ने गड़बड़ कर ली और नकल हो गई, अब शिक्षा मंत्री उसके लिए उत्तरदायी तो अपन ठहरा सकते हैं, मोरल नैतिक रूप से कह सकता है वो। जी। लेकिन ये जो आंदोलन है ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक था। अच्छा। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान है, उसका आप जीवन देखोगे तो उसने वो प्रामाणिक और अच्छे ईमानदार मंत्रियों में से था। अच्छा। अब पब्लिक है, उसकी डिमांड है, सारे विद्यार्थी खड़े हो गए, युवा वर्ग खड़ा हो गया कि साहब इससे इस्तीफे से कम मानेंगे नहीं। तो मोदी सरकार वैसे इस्तीफा लेती नहीं है, लेकिन उन्होंने इनका इस्तीफा लेना पड़ा, उनको स्वीकार करना पड़ा। अब चंपत राय जी का इस्तीफा ले लिया यही सवाल मेरा राम था, मंदिर से, उनका इस्तीफा हो गया? इस्तीफा हो गया। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोर रहे, हम्म। वो कॉर्पोरेट सिस्टम से चले, अच्छा। क्योंकि सरकार ने ट्रस्ट बनाया दूसरा राम बनाया। मंदिर में चंदा चोरी का मुख्य कारण क्या रहा होगा? आप ट्रस्ट में अध्यक्ष रहे, कारण लंबे ये रहा, समय से आपने संस्था कारण में ये काम रहा, किया। मैंने जो संस्थाओं से मैंने कहा कि मंदिर जितने ट्रस्ट है वो परिवार के हिसाब से चलाने चाहिए। अच्छा। कॉर्पोरेट हिसाब से चलाओगे तो उसके परिणाम ऐसे हो सकते हैं। जैसे राम मंदिर का कॉर्पोरेट सिस्टम है कि भाई ये भंडार गिनने का ये काम कौन देखेगा, इसकी निगरानी कौन करेगा, ये सारे काम बंटे हुए थे। तो जो बंटे हुए थे वो उसके लिए जिम्मेदार थे मोटे तौर पे, तो या जिन्होंने गड़बड़ की वो जिम्मेदार थे। अब वो अभी न्यूज चैनलों में कई जगह आया कि जो एक उनका जो ड्राइवर था उसकी अखिलेश से वार्ता हुई, 10-10 5-5 7-7 बार रोज वार्ता होती थी, वर्षों से उसके संपर्क में रहा। तो कुछ भेदिए भी होते हैं, कुछ पैसे के कारण ईमान डोल जाता है। अच्छा। ऐसी चोरी हो सकती है, इंसान है, उसका पतन कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। राम के समय में भी पतन हुआ लोगों का, कृष्ण के समय में भी हुआ, पांडवों को भी वरना उसमें लाक्षागृह में जलने को विवश किया गया, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, हर स्तर पे मूल्य गिरे हैं। लेकिन ये जो शिक्षा के क्षेत्र में है तो इसमें हजारों लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं का केंद्र है, तो उस पर पर्याप्त पर्याप्त सुपरविजन है, ये बेस्ट सुपरविजन होना चाहिए। संपत राज जी से मैं भी मिला हुआ हूँ, यहाँ नागपुर आए थे एक बार, अच्छा। मेरी भी घंटा 1.5 घंटा उनसे वार्ता हुई है। बहुत सुलझा हुआ और बहुत शानदार व्यक्ति है, और यूं अगर उनका जीवन देखो तो अपने मन में होता है इनके प्रति सम्मान का भाव होता है, इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व है। लेकिन वो शिकार हो गए। किसका शिकार हुए? अब वो कॉर्पोरेट सिस्टम चलता है, भरोसा तो करना पड़ता है। जी। अब भरोसा किया, उन्होंने ही गड़बड़ कर दी। अब जैसे उनका ड्राइवर है वो चोरी में शामिल हो गया, अब ड्राइवर चोरी में शामिल हो गया तो चंपत राय बेचारे को क्या पता कि भाई क्या हो। अब ये जो मामला खुला उसके अगर कुछ समय 2-4-5 दिन बाद खुलता तो शायद चंपत राय जी भी कुछ जांच कर लेते। उन्होंने एफआईआर के लिए कहा, दोनों का अभी मत करो, बाद में कराओ, थोड़े दिन रुकने का कहा, उस समय करा तो ज्यादा ठीक था। ऐसे कैसे उन्होंने कई दिनों से इस पर निगरानी की, कुछ समय पहले से कुछ हिडन कैमरे भी लगाए, वो हिडन कैमरे नहीं लगाए तो इनको ये डेटा मिलता ही नहीं। अच्छा। अगर चोरी हो गई, अगर ये कैमरे से उसके नहीं आते फुटेज से तो पता कैसे लगता कितनी चोरी हुई। अच्छा। फिर कई साल के चोरी हो गई तो किसा हमारा वो हो गया ना, हमारी चांदी की ईंटें हो गई, हाँ, वो ईंटों तो वाला उन्होंने काफी कई चला। तो कह दिया कि भाई ये पड़ी ईंटें आप देख लो आकर के, तो फिर अफवाह में अफवाह चलेगी। दूसरा, जिनकी राम मंदिर में
कभी पैसे पर भी आस्था नहीं थी, वो लोग अब राम मंदिर के लिए चिल्ला रहे हैं। इन पर आप क्या कहोगे? इस पे एक देश की सारी जो व्यवस्था है, उस सारी व्यवस्थाओं का, सारी संस्थाओं का, सारे मंदिरों का और यहाँ तक कि धर्म का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, धर्म को धर्म की दृष्टि से देखना पर चाहिए। कांग्रेस आरोप नेता ये लगा रही है ना वकील साहब की बीजेपी ने राम का सहारा लेकर सत्ता प्राप्त करी है। राम के नाम पर खूब राम प्रचार करा का बीजेपी ने। वो कह रहे हैं, बीजेपी की राजनीतिक रैलियों में जय श्री राम का नारा लगता है। नहीं जय श्री राम का नारा तो लगा, वहां अल्लाह अकबर लगता है। अगर आप नेहरू जी की जय बोल सकते हो तो राम की जय श्री राम बोलने से क्या आपत्ति है? आज राम को मतलब कहता है कि रोमैयो नाकरी डोंडी बैठो है, अपने मारवाड़ में क्या करें, जी ये मतलब है रोमैयो हैंग देखे। जी राम को हमने मर्यादा का, हमने ईमान का, हमने धर्म का, हमने ईश्वर का, सबका प्रतीक मान रखा है। जी तो राम का मंदिर है, विदेशियों ने उसको मंदिर को गिरा दिया और वहां ढांचा खड़ा कर दिया बाबरी मस्जिद के नाम से। तो उससे मुक्त करके हमारी जो आस्थाएं हैं, जिसके नाम पर ये हमारी भारत की आत्मा जो है वो राम के नाम पर है, जी उस मंदिर को मुक्त करने के लिए अगर कोई अभियान चलाए तो कहे कि साहब आपने इसका सहारा ले लिया। जैसे मैं आपको बताऊं, ये कांग्रेस पार्टी वाले आ गए, उन्होंने विद्यार्थियों के नकल का मामला उठा करके आंदोलन चलाया, कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गई। तो भाई तुमने विद्यार्थियों का उपयोग तुम क्यों कर रहे हो? जो ज्वलंत मुद्दे होंगे, देश की समस्याएं होगी, उन समस्याओं को राजनीतिक दलों के लिए उठाना आवश्यक है। उन राजनीतिक मुद्दों को उठा करके ही वो सत्ता प्राप्ति की स्थिति में आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे? अगर आपको तो भाई राम के नाम का उपयोग किया, कल तो आप कहोगे साहब वहाँ जो ममता बनर्जी थी उसने मुस्लिम परस्ती की, उसका आपने विरोध किया, उसके नाम पर आप आ गए। अगर मुसलमान के नाम पर आप वोट मांग सकते हो जी और हिंदू का नाम अगर ले लिया तो गुनाह हो गया, ये होता नहीं है। आप रोजा इफ्तार पार्टी में जा सकते हो और हिंदू सम्मेलन में जाना अपराध हो गया, तो ये चलेगा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, सुल्तान मजीद जैन नगर पालिका के अध्यक्ष थे जी और यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक सभा हुई, हिंदू अच्छा सम्मेलन की। जी उस सम्मेलन में सुल्तान मजीद ने अध्यक्षता कर दी। उन्होंने कहा कर दूंगा मैं। अब वो अध्यक्षता की, उन्होंने भाषण दिया, भाई धर्मलाल जी ने जो बातें कही है अच्छी कही है, राम हमारी आत्मा है, ये सारी बातें कही हिंदुत्व की। जी दूसरे दिन कांग्रेस उनके घर गए, आपको निष्कासित करेंगे, ये करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते मेरा। ये क्यों? कि मैं रोजा इफ्तार पार्टी में जा सकता हूँ, तो मैं हिंदू सम्मेलन में क्यों नहीं जा सकता? मैं जैन धर्म के सम्मेलन में जा सकता हूँ, नाकोड़े का अध्यक्ष बन सकता हूँ, वहां मैं सम्मेलन जैनियों के जा सकता हूँ, तो हिंदू सम्मेलन जाने में कहाँ आपत्ति है? इसलिए हमने कोई कांग्रेस पार्टी में रहे इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम हिंदू नहीं है या हिंदू तो हमने छोड़ दिया है, तो ये चलेगा नहीं। और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी करो आप। अध्यक्ष मुझे आप हटा नहीं सकते, मेरे पास मेजोरिटी है। बाकी मुझे कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है, मुझे कोई गरज नहीं है। मैं मेरे लिए अध्यक्ष नहीं बनाऊं, पार्टी के लिए बनाऊं। तो पहले भी नेताओं के एमएलए किसके लिए बने? पार्टी के लिए। तो प्रियंका जी का जो चुनाव था, जी उस चुनाव में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी आंतरिक रूप से मान लिया कि प्रियंका जी ही कांग्रेस को हरा सकती है। इस दीपक से कांग्रेस हारेगी नहीं। अच्छा इसलिए उसको 5200 वोट मिले। 5200 वोट मिलने का मतलब है भाजपा सारी की सारी प्रियंका जी की ओर स्विंग कर गई। ऐसे कैसे संघ के जो अधिकारी थे, जी उन्होंने, सब लोगों ने प्रियंका जी का समर्थन करने की बात कही। ऐसे कैसे प्रियंका जी ने निर्दलीय लड़ी, फिर भी आदूराम जी को जीतने में प्रियंका जी की भूमिका रही। उन्होंने वहाँ जो अपने क्षेत्र के जो गंगाराम जी के समय से जुड़े हुए लोग थे उन सबको कहा, और जगरामपुरी जी महाराज को भी एक दो जगह भेजा उन्होंने कि भाई आप उनका समर्थन करो। अब वो खुद तो निर्दलीय लड़ी जा नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का भी, आदूराम जी भी जीतने चाहिए। तो ये सारी स्थिति पार्टी की, और प्रियंका जी का हम समर्थन नहीं करते तो कांग्रेस हारती नहीं, और कांग्रेस को हराना हमारा लक्ष्य था। अच्छा और कांग्रेस को एक बार सत्ता से च्युत कर, नहीं तो बीजेपी को पनपने नहीं दे।